नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। यातायात पुलिस कर्मी को मिला पर्स, 6,000 रुपए और कुछ दस्तावेज को लौटाया वापस मालिक को। शहर के आगरा गेट चौराहे पर एक व्यक्ति का पर्स और दस्तावेज सड़क पर गिर गए। ऐसे में वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रामनिवास बिश्नोई ने पर्स और दस्तावेज को उठाकर सड़क से उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। बिश्नोई ने पर्स व दस्तावेज व्यापारी को सौंप दिए। पाकर व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस का आभार जताया। डालने गया रहा था गौशाला पे, तो मेरा बटवा गिर गया। जो मेरी दुकान है 12 सीमेंट उद्योग भैंसा कॉम्प्लेक्स भारत निवार पे भैंसा कॉम्प्लेक्स में, तो रामनिवास जी पुलिस ट्रैफिक में दीवान साहब जो हैं मेरी दुकान आके मुझे इत्तला करी कि साहब ये आपका बटवा है, आपका क्या नाम है? मेरा ये है साहब, क्या है? मैंने कहा मेरा बटवा खो गया, जो चिंता में हूँ था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है, आओ आप कोतवाली में, मैं आपको दिला देता हूँ। 6,000 और 60 रुपये ऐसे कुछ है करीब। और आईडी में क्या था? आईडी है मेरी, मतलब पैन कार्ड है और वो मोटर का है, वो दुकान का है वो कार्ड सब है। क्या कहना चाहोगे ट्रैफिक के लिए आप? ट्रैफिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे शख्स को जो कि किसी के ज़माने में कोई नहीं मिलता है। कौन ने आपका पर्स लौटाया, उनका नाम क्या है? रामनिवास जी, आगे में लगाओ, बिश्नोई साहब की बड़ी मेहरबानी से ये काम हुआ। आपका नाम? मेरा नाम देवी सिंह है, बंजारा, भैंसा कॉम्प्लेक्स, मतलब थाईलैंड ये सामने। मेरी ड्यूटी आगरा गेट थी। ट्रैफिक में 9:30 बजे मेरे को एक पर्स मिला था रोड पे आगरा गेट और फुहारे की तरफ। तो मैंने देखा इनके पर्स के अंदर आधार का आई कार्ड, पैन कार्ड और दुकान का कार्ड था, देवी सिंह नाम लिखा हुआ। तो मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में अभी मैं जाके दुकान पे मालूम किया भैंसा कॉम्प्लेक्स में, तो ये मेरे को मिल गए थे कि मेरा पर्स गिर गया। मैं क्या क्या था पूरा बताया उसने। तो मैं ट्रैफिक ऑफिस में लाके और 6,000 रुपया को इनको वापस सौंप दिया है, पर्स सौंप दिया है और पूरा इनको एकदम खुश करके रवाना कर रहे हैं। क्या नाम है जिनका पर्स गिरा था? इनका नाम देवी सिंह जी है, भैंसा कॉम्प्लेक्स में 35 नंबर दुकान है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रामनिवास बिश्नोई, हेड कांस्टेबल नंबर 1476 यातायात शाखा अजमेर। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में चोरों ने सोने मकान पर धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवर से हजारों की नकदी चुराई। गिरधारी गुर्जर ने बताया कि वह किसी काम से अपने गांव गया हुआ था तथा उसका चचेरा भाई अपनी नौकरी पर गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर से अन्य नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस जाँच कर रही है। कहाँ मकान है, किस तरह की घटना हुई, कब की घटना है? ए ब्लॉक में हमारा मकान है और ये कल रात की घटना है। तो मैं गांव में गया हुआ था कल नाइट में, मेरे पिताजी तबीयत ख़राब है, 2 दिन से मैं गांव में था। और यहाँ मेरे ताऊजी का लड़का रहता है राजू, ये रिलायंस में ड्यूटी गया था नाइट में 9 बजे। सुबह 6 बजे आया तो इन्होंने देखा कि दोनों मकानों के लॉक टूटे हुए थे, अलमारी वगैरह माल सारा गायब था। तो फिर हम आए थे, इन्होंने सूचना दी कि भाई यहाँ चोरी हुई। फिर मैं आया, देखा तो हमारे घरों में माल गायब था। कितना माल गया? माल था सोने चांदी और पैसे नकदी। लगभग कितना माल? अब राजू के था 15,000 रुपये नगद थे, एक सोने कंटी थी और एक सोने की बाली थी नाक की और छोटे मोटे चांदी आइटम थे। और मेरे मकान में 25,000 रुपये नगद थे, एक बाली थी नाक में बिजली सोने की और एक ताबीज़ और 3 जोड़ी पायजामा और छोटे मोटे चांदी की बीटी उड़ाई है। गिरधारी गुजर। अजमेर के नगर निगम के वार्ड 25 में सड़कों पर भरे पानी की समस्या को लेकर आज वार्डवासी नगर निगम पहुंचे। नगर निगम आयुक्त को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वार्डवासी मनोज ने बताया कि बारिश में सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिससे वह गंदगी रहती है और उन्हें हमेशा बीमार होने का खतरा लगा रहता है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं निकला। वार्डवासियों ने कहा कि अगर जल्दी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह आगे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। आज हमने ग्राम पंचायत दौराई के लेटर पैड पर नगर निगम आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है। साथ में कलेक्टर महोदय को भी हमने अभी ज्ञापन दिया है कि हमारा दौरे की सीमा से सटे हुए पास में जो जगह एरिया है वार्ड नगर निगम के वार्ड 25 का, उस एरिया से जो डेयरी के नई डेयरी प्लांट के जस्ट पीछे है, वहाँ पर बारिश के दिनों में और नॉर्मल दिनों में भी घुटने से ऊपर तक पानी भर जाता है। अब अगर वो जगह नगर निगम वार्ड 25 के अंदर आती है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहाँ के पार्षद की, नगर निगम की और उनकी बनती है। अब ग्राम पंचायत दौरे के अंदर आती है तो हम सरपंच साहब से निवेदन करके उस जगह का कुछ ना कुछ उसका शॉर्ट आउट उस मैटर को क्लियर करवाते। वहाँ रहने वाले जितने भी नागरिक हैं
वो खुद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी के अंदर इतना मच्छरों का जमावड़ा उधर हो रहा है। साथ में ही कंचननगर क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग वहीं से निकलते हैं, उन सबको बहुत परेशानी आ रही है। तो पहले भी हमने उसकी जानकारी हमने 181 मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ और बार बार उन्होंने फीडबैक लेने के लिए फ़ोन किया, लेकिन हमने तब भी बताया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वहाँ का जो पानी है वहीं का वहीं भरा है, उस पानी की कोई भी निकासी नहीं है। तो नरपत जी रावत के घर के बाद से ही खानपुरा वार्ड 25 का एरिया प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए हमने आज कलेक्टर महोदय को निवेदन करते हुए ज्ञापन सौंपा है सभी क्षेत्रवासियों के साथ में, और हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को माना जाए, नहीं तो हमें अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवासियों को साथ में लेकर के नगर निगम पर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मेरा नाम रवि गुजर है, ग्रामवासी दौराई। आगामी दिनों में राज्य सरकार धर्म स्थलों को खोलने का मानस बना रही है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिला प्रशासन भी लगातार धर्मगुरुओं से इस मामले को लेकर उनसे चर्चा कर रहा है और उनसे उनकी राय ले रहा है। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि सभी धर्मगुरुओं से राय मशवरा करके रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद सरकार तय करेगी कि किन शर्तों के साथ धर्मस्थल खुलेंगे। ये 31 मई के बाद जो अनलॉक शुरू हुआ है और जो राज्य सरकार के निर्देश है कि धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले उनमें उनके साथ चर्चा की जाए, उसी के क्रम में आज जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके संरक्षक हैं, जो महंत हैं, उनसे हमने चर्चा किया है और उनके जो विचार हैं वो उन्होंने हमें आज अपनी तरफ प्रेषित किया है। तो गवर्नमेंट को जब हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे 25 जून तक, उसमें इनके हम सारे विचारों को, इनके जो भी सुझाव आए हैं उसके साथ हम ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और 30 जून के बाद धार्मिक स्थल को कैसे खोला जाए, उसके लिए क्या नियम हो, क्या मार्गदर्शन दिया जाए, ये सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और उसमें जो अजमेर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके लिए अलग अलग जो सुझाव हैं हम उसको एक कॉमन वो बना करके उसमें सुझाव दे करके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 18 जून से शुरू। लंबित विषयों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हुई। बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी होने के बाद स्कूल उन्हें विद्यार्थियों में बांट रहे हैं, तो वही परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने की कोरोना काल के बीच बोर्ड ने केंद्रों के लिए नई गाइडलाइंस तय की है। प्रधानाध्यापिका लीलामणि ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संकट के बीच दोबारा शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि 12वीं के लंबित विषयों में छात्र संख्या काफी कम है, जबकि 10वीं के लंबित दोनों विषयों में छात्र संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में बोर्ड अपनी गाइडलाइंस की पालना के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के संपर्क में है। हमें व्हाट्सएप थ्रू सूचना मिली कि ना आज है ना प्रवेश पत्र दिए जाएंगे और आपको स्कूल में आके 11 बजे प्रवेश पत्र लेना है। फिर हमको प्रवेश पत्र के लिए लाइन में खड़ा करके बोला कि तुम लोग अंदर आ सकते हो। फिर हम लोग अंदर गए तो हमको बोला कि ना ये प्रवेश पत्र तुम्हारा लो और है ना जब एग्ज़ाम देने जाओ तो एक मास्क लेके जाना, सैनिटाइज़र लेके जाना और अपनी एक बॉटल साथ में लेके जाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, बाहर भीड़ मत करना। मेरा लिटरेचर का और हिस्ट्री का बाकी भी है, 12th का। दीक्षा। 12वीं की परीक्षा है तो आज परमिशन लेटर जारी किया आप लोगों ने, किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से? आज बोर्ड के आदेश थे कि विद्यालय ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करके और देंगे, तो हमने डाउनलोड करके और साइन कर दिए हैं और आज केवल 12वीं के बच्चों को बुलाया है और हमने उनको मैसेज किया था कि जिनके सारे पूरे हो चुके हैं उनको आने की आवश्यकता नहीं है और सुबह 10 बजे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे एक साथ आ गए हैं, लेकिन उनकी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनके प्रवेश पत्र के लिए हमने ऑफिस वालों की टीम बना दी है और दूर से ही बिना साइन करे हुए पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम 12वीं की जो परीक्षा है उस स्कूल में भी आयोजित होगी, तो हम उसके लिए किस तरीके की तैयारी कर रही हैं आप? उसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइज़र की व्यवस्था करी है। 17 तारीख को हम जो कमरे काम में आएंगे और ऑफिस वगैरह सैनिटाइज़ कराएंगे और बिल्कुल लगभग 50% से भी कम बच्चों को बिठाएंगे। जैसे पहले 25 बच्चे बैठते थे तो अभी हमने 12 की और उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करी है। एक कमरे में 12 से ज़्यादा नहीं रहेंगे और सैनिटाइज़र बच्चों को देंगे, टीचर्स को देंगे, बीच बीच में भी देंगे उनको और सैनिटाइज करवाएंगे। मैम अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए अलग से रूम की भी व्यवस्था की? हाँ, अलग से रूम की तो हमेशा व्यवस्था रहती है। तो मैम करीबन कितने बच्चे स्कूल के अंदर आपको परीक्षा देने? अभी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, जैसे 18 को तो एक ही बच्चा है, 19 को 2 बच्चे हैं
गणित का तो कम ही सेंटर है। 10वीं में ज़्यादा रहेंगे, 10वीं में ज़्यादा है, पर उनके प्रवेश पत्र भी हम बाद में देंगे। और वो तो 27 तारीख से है 10वीं की परीक्षा। तो आपका परिचय? मैं लीलामणि, प्रिंसिपल सावित्री स्कूल। अजमेर में कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरना प्रारंभ हुए। अजमेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रचित कच्छावा व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम फीस माफ के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि आज से कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं, परंतु विद्यार्थी इस कश्मकश में है कि लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में एडमिशन फीस कैसी भरी जाए? राज्य सरकार द्वारा बाड़ेबंदी में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, राहत देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व पूर्व महानगर सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रचित कच्छावा ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास क्रिकेट खेलने, बाड़ाबंदी करने व राज्यसभा चुनाव के लिए तो पैसा है, किंतु प्रदेश के विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिए बजट नहीं। 15 जून से विधि व तकनीकी शिक्षा को छोड़कर अधिकांश संकायों के प्रवेश कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते कम ही कक्षाएं लगेंगी व गत 2 माह से लगे लॉकडाउन के कारण प्रदेश के विद्यार्थी व अभिभावकों पर आर्थिक संकट रहा। आज हमने कुलपति महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है कि विद्यार्थियों की फीस माफ़ की जाए। हम लगातार एडमिशन फीस माफ़ को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु हमारे राज्य की कांग्रेस सरकार अभी तक ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही। और हम उच्च शिक्षा मंत्री से भी दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार 3-4 दिन से, परंतु वो बाड़ाबंदी में होने के कारण कोई जवाब नहीं दे रहे। सरकार के पास बाड़ाबंदी में, राज्यसभा चुनाव में बाड़ाबंदी में पैसा खर्च करने के लिए पैसा है, पर विद्यार्थियों की फीस माफ़ करने के लिए कोई पैसा नहीं है और न उनको कोई राहत पैकेज जारी करी। मेरी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की एडमिशन फीस माफ़ की जाए, और न विद्यार्थी में आक्रोश और वो उग्र आंदोलन करेंगे। विकास गौरा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम लोगों ने माननीय वीसी साहब को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया। इससे पूर्व में हमने अजमेर के सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय कलेक्टर साहब को, एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकिन आज दिनांक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज से प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जो हमारी सरकार है उनको क्रिकेट खेलने से और बाड़ाबंदी से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। सरकार ये कहती है कि हमारे पास फीस माफ़ करने के लिए बजट नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको बाड़ाबंदी पढ़ने के लिए होटल का जो लाखों रुपये खर्च हो रहा है उसके लिए उनके पास पैसा है। आज जहाँ कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के अंदर लोगों के अर्थोपार्जन की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे के अंदर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, ऐसे के अंदर विद्यार्थियों और उनके अभिभावक पूर्ण रूप से परेशान है कि वो फीस कैसे जमा कराए। ऐसे के अंदर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की फीस माफ़ करे, लेकिन सरकार के लिए राज्यसभा का चुनाव जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब बजाय कि विद्यार्थियों की चिंता करने में। ऐसे के अंदर हम लोगों ने मांग करी है कि फीस को जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। कहीं ना कहीं सरकार की एक ये तानाशाही रवैया इस कारण भी है कि उनको ये लगता है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी है तो बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का सरकार कहीं ना कहीं पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है। सरकार चाहती है कि कोविड-19 के अंदर जब बच्चे प्रदर्शन नहीं करेंगे हम हमारा तानाशाही रवैया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस सरकार करी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत शर्मिंदगी है। रचित कच्छावा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। होमगार्ड एडीजी अमृत कलश सोमवार को अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। हर गांव, हर ढाड़ी और हर शहर में होमगार्ड लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। होमगार्ड जवानों ने ड्यूटी दी है, वह बधाई के पात्र हैं। होमगार्ड एडीजी अमृत कलश सोमवार को अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया तथा मीडिया से रूबरू होते हुए एडीजी अमृत कलश ने कहा कि जिस तरह कोरोना संक्रमण के दौरान होमगार्ड जवानों ने ड्यूटी दी है वह बधाई के पात्र हैं। उनका कहना था कि प्रदेश की हर जिला और अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि जल्द ही जयपुर रोड पर होमगार्ड भवन को भी तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि यह जमीन सरकार की ओर से होमगार्ड के लिए दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में होमगार्ड के लिए 2500 पदों पर भर्ती भी निकाली गई है, जिसको लेकर भी एडीजी अमृत कलश जिले के दौरे पर है। जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। क्या नवाचार करने वाले हैं? ऐसा है कि इस संभाग में आईजी रहा हूँ करीब 2 साल, 2013 से 15 के बीच में, तो मुझे इस संभाग के बारे में अच्छी जानकारी है। और जब से मैं होमगार्ड में लगा तो मेरा ये दायित्व था कि एक बार विजिट करें अपने होमगार्ड के ऑफिस को, यहाँ के कमांडेंट से बात करूँ। होमगार्ड के लिए ज़मीन सरकार ने दी है, उसको देखूँ जाके, और उसके लिए फाइल चल रही है। कोशिश करेंगे जैसे जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। यहाँ के सब जो अपने सब सेंटर्स हैं, यहाँ जो स्टाफ है, उनकी जो कुछ समस्याएं हैं, और ख़ासकर इस कोविड के दौर में उनको किस तरह से एज अ कोविड वॉरियर, फ्रंट लाइन वॉरियर ये काम कर रहे हैं, उसमें इनको किस तरह की परेशानी आ रही है। हमारे कमांडेंट साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और
इनको हमेशा प्रोत्साहित किया है। हम लोग भी मुख्यालय की तरफ से जो भी संभव हो सकता है, हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि इनका मनोबल हम लोग ऊंचा रखें। शिकायत है जी बताओ। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने आज अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। नर्सिंग कर्मी संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना आइसोलेशन व आईसीयू में ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों के मुताबिक पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से उनमें भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिस कारण उन्हें मजबूरन अपने घर जाना पड़ रहा है और जाने से उनके परिवार वालों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हमारी मांग है कि प्रशासन हमें क्वारंटीन करे और जल्द हमारी मांग माने। क्या मांग की है? हम यहाँ सारे नर्सिंग कर्मचारी यहाँ इकट्ठे होके हमें क्वारंटाइन नहीं दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हम यहाँ नर्सिंग अधीक्षक महोदया से क्वारंटाइन की मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं। क्वारंटाइन नहीं देने से हमें सीधा ड्यूटी के पश्चात अपने घर जाने के लिए विवश हो रहे हैं हम। यदि इस परिस्थितियों में हमारे परिवारजन, हमारे निकट पड़ोसी या हमारे स्टाफ जहाँ पे कि हमें ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनकी जवाबदारी और दोषी हमें न माना जाए, उसके लिए पूर्णतः जवाबदार प्रशासन रहेगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम ड्यूटी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और संदीप सांधु। नवाब कायम खां की याद में केटीसी फाउंडेशन ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण करी। अध्यक्ष रोशनदीप के निर्देशानुसार अजमेर में परिंदे, पौधारोपण, राशन किट एवं फल वितरण करके कायम दिवस मनाया गया। केटीसी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज खान ने बताया कि दादा कायम खां की याद में इस दिन केटीसी द्वारा देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई, राजस्थान महानगरों व शहरों में राशन किट, पानी के परिंदे, पौधारोपण करके कायम डे मनाया गया है। रोशनदीप माली ने बताया कि तोपडाड़ा स्काउट गाइड में आज शुभम जैन ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। यह गाड़ी गाँव-गाँव में जाकर जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण करेगी। पहले भी लोगों को गांव में सैनिटाइजर, मास्क व अन्य चीजें उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कई गांवों तक राशन सामग्री नहीं पहुंच सकी। इसी को देखते हुए ये गाड़ी भेजी गई है, जो जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराएगी। आज जो ये कार्यक्रम है हमारा फल सब्जियां वितरण, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ये पदम जी जैन ने हरी झंडी दिखाकर इसको गाड़ियों को रवाना किया है। पदम जी जैन जो कि लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में ये जो हमारा कार्यक्रम है कायम खां डे के रूप में हम मना रहे हैं। राजेश खान जी जो सीकर के हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये गाड़ियाँ भेजी है। इसी के तहत राजस्थान में मैं केटीसी ग्रुप की जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर और स्काउट गाइड कैप्टन होने के नाते स्काउट गाइड के साथ जुड़कर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरतमंदों को हम लोग ये राहत सामग्री पहुँचाएंगे। हमारे रोवर रेंजर रात में जाकर सब गाँव पता करके आए कहाँ पर कौन से गांव में किसको ज़रूरत है, तो इन ज़रूरतमंदों को हम लोग फल सब्जियां वितरण पूरी राहत सामग्री है। इसके तहत कम से कम 450 हमारे आटे के कट्टे हैं, 200 किलो मिर्ची है और 50 किलो धनिया है, प्याज है और सब्जियां 1000 किलो के समथिंग हमारी सब्जियां हैं। ये पूरे यहाँ पर गाँव में पुष्कर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग वितरण करेंगे। और इससे पहले हमारा वस्त्र अभियान लॉयंस क्लब के साथ जुड़कर हमारा चल रहा है। लॉयंस क्लब के अतुल जी पाटनी और पदम जी जैन ने अभी तक 5000 ड्रेसों का संकल्प लिया है और जूते जो चप्पल होते हैं, बच्चों के नंगे पैर घूम रहे हैं इस चीज़ से लगी धूप में, वो भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो जगह जगह हम जाकर ऐसे नंगे बुंगे जो बच्चे वास्तव में उनके पास कपड़े नहीं हैं, उन लोगों को हम जाके कपड़े पहना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब संगठन अच्छा कार्य करता है स्काउटिंग का, तो कई संस्थाएं आकर जुड़ रही है। हमारे इस कार्य को देखते हुए सीकर से नवाब राजेश खान जी ने कहा कि स्काउट वास्तव में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं पूरे इस अकाल में, तो उन्होंने मेरे को चुना क्योंकि मैं केटीसी की यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हूँ और स्काउट के कार्यों को देखते हुए उन्होंने ये राहत सामग्री यहाँ पर भेजी, जो हम लोग स्काउट के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मेरा नाम रोशनदीप सिंह। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।